ओके फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट लक्ष्मीकांत। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं उनको हम स्टार मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली हमें वर्बैटिम याद होने चाहिए और लाइक टिप्स पे होने चाहिए, वो हमें एकदम अच्छे से याद करने हैं। हम इसको लास्ट में जाके रिवाइज भी करेंगे और इसको हम रैपिड स्पीड पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया आए 1600 में एज ए ट्रेडर्स। उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे। किसके? ट्रेडिंग के। किसने दिए थे? क्वीन एलिजाबेथ ने दिए थे। 1765 में कंपनी एक वॉर लड़ती है। इनफैक्ट दो तीन वॉर लड़ते हैं। 2-3 वॉर के बाद फिर वो जीत जाते हैं और उसके बाद उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। अभी तक उनके पास प्योरली ट्रेडिंग राइट्स होते थे, ट्रेडिंग फंक्शन होता था। अब उनके पास दीवानी राइट्स आ गए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू राइट्स और सिविल जस्टिस का हक उनको मिल जाता है। सिविल जस्टिस होता है नॉन क्रिमिनल, मानजिए जो नॉन क्रिमिनल चीज़ें होती हैं वो सिविल राइट्स होते हैं। नॉन क्रिमिनल मतलब जिसमें हत्या या फिर कोई फ्रॉड वगैरह टाइप की चीज़ ना हो, वो सिविल में मान लिया। इसको लाइक वी कैन एक्सप्लेन, बट अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो नॉन क्रिमिनल राइट्स होते हैं, जो सिविल जस्टिस होता है, वो इनके पास आ गया। कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि बंगाल जो था पहले इन तीनों प्रोविंस को मिला के बनता था, तो बेसिकली इनको बंगाल प्रोविंस का मिल गया। इसके साथ उनका टेरिटोरियल पावर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उनका टेरिटोरियल पावर का जो कैरियर है वो स्टार्ट हो गया। ये चलता रहा। 1858 में एक सिपाही म्यूटिनी होती है। वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन जो होता है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है गवर्नेंस की। ये चलता रहता है कब तक? अगस्त 15, 1947 तक। फिर उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है। इंडिपेंडेंस के साथ एक नई चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत पहले से ही लोगों ने अनुमान लगा लिया था, लाइक जो लीडर्स थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने भी अनुमान लगा लिया था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी बिफोर इंडिपेंडेंस 1946 में, और इस असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जो कि केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। और वेरियस फीचर्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और जो पॉलिटी के, उसके रूट्स जो होते हैं ब्रिटिश रूल में हैं। ये बात सच है। सर्टेन इवेंट्स जो होते हैं ब्रिटिश रूल के, उन्होंने ले डाउन किए हैं हमारे लीगल फ्रेमवर्क, जो कि आज की डेट में हमारी जो गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग है, हमारा जो टोटल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी लीगल फ्रेमवर्क हैं, वो ब्रिटिश इंडिया से ही आए हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मतलब जो ब्रिटिश इंडिया के इवेंट्स हैं उन्होंने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पॉलिटी को। हम इस पूरी जो स्टडी है, जो जिसे हम कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर पॉलिटी, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है कि जब जो चीज़ें कंपनी रूल के अंडर में आई थी उसको, और दूसरा पार्ट है जिसे बोलते हैं क्राउन रूल के अंडर में जो आई हैं। तो क्राउन रूल और कंपनी रूल में हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बाइफर्केशन है। बाइफर्केशन इसलिए भी है क्योंकि क्राउन रूल में जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का पड़ने लगा था। इससे पहले जो थी वो एडहॉक मैकेनिज्म्स थे, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो तरीका है, जो इम्पैक्ट है, वो डायरेक्ट इतना नहीं ज़्यादा पड़ता था। लाइक वो एक अलग ही सिस्टम बना हुआ था उस समय। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सबसे पहला जो ब्रिटिश जो है सबसे पहले जो रूल बनाते हैं इंडिया के लिए, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होता है। ये एक्ट जो है वो 3 तरीके से इम्पॉर्टेंट है। पहला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप लिया कंट्रोल और रेगुलेट करने का, जो कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने का पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, सेकेंडली ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसने पहली बार रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी का। थर्ड है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की इन्होंने फाउंडेशन लेकर दी। इसके बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बिकॉज जो चीज़ें होती हैं वो समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को जस्ट अ सेकेंड।
यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। इंडिया जो था 1947 में, इंडिया का जो मैप है वो आज की डेट जैसा ही है ऑलमोस्ट, ऐसे मान लीजिए। ये जो पार्ट है, मैं इसके लिए दूसरा पेन का कलर यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, कलर 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 ये ले, मैं यहाँ पे ये कलर यूज़ करता हूँ। ये जो पार्ट है ये बांग्लादेश है। यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ पाकिस्तान आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे अफ़गानिस्तान आ जाएगा। ये हमारा नेपाल है, ये हमारा भूटान है। यहाँ पे हमारा ये मान लीजिए हमारा म्यांमार है। यहाँ पे हमारा श्रीलंका है। यहाँ हमारे अंडमान निकोबार, और यहाँ हमारे लक्षद्वीप है। ये मैप मैंने इसलिए बनाया है कि इसको हम अंडरस्टैंड बेटर कर सकें कि क्या सिचुएशन कैसे चेंज होती है। तो ब्रिटिशर्स जो हैं पहले एज ए ट्रेडिंग कंपनी आते हैं, ट्रेडिंग कंपनी की तरह आते हैं, यहाँ पे ट्रेड करते हैं। फिर लाइक यहाँ पे सूरत में ट्रेड करते हैं, फिर मछलीपट्टनम में करते हैं, बालासोर में इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्री, तो और मद्रास में इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर होते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर होते हैं। इससे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ में आती है कि ये एरिया इतना सेफ़ नहीं है। एंड मीनवाइल उनको क्या होता है कि यहाँ पे उनका ट्रेड बढ़ता जाता है। इस एरिया में जो कोलकाता वाला एरिया है, इस एरिया में इनका ट्रेड बढ़ता जाता है। और यहाँ पे इंटरनल जो लोग लाइक बंगाल जो प्रोविंस एज ए प्रोविंस होती थी, तो वो बिहार उड़ीसा ही पूरा कवर करती थी। इतनी बड़ी प्रोविंस मान लीजिए एक होती थी। इसके लिए फिर से दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। ये प्रोविंस होती थी बंगाल, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को पहले ही हरा दिया था। यहाँ पे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, उसमें वो वहाँ के रूलर को हरा देते हैं। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसमें फिर से हरा देते हैं। तो 1765 में इनके पास जो होते हैं यहाँ के इस एरिया के दीवानी राइट्स आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स जो होते थे दीवानी राइट्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको रेवेन्यू कलेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। रेवेन्यू कलेक्ट करके अब ये क्या करेंगे यहाँ पे कि यहीं से, अभी तक क्या था, ये मनी लेके आते थे, इंग्लैंड से पैसे लेके आते थे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे परचेज़ करते थे। इस परचेज़ करने के बाद फिर यहाँ से प्रोडक्ट ले जाते थे। तो जो इनका प्रॉफिट होता था वो प्रोडक्ट में मार्जिन से होता था। अभी इन्होंने क्या किया कि यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू किया। ये मनी का सोर्स इंग्लैंड की जगह है, अब इंग्लैंड नहीं रहा मनी का सोर्स, ये कट गया। अब ये सोर्स हो गया कहाँ से, यहाँ के रेवेन्यू। ये रेवेन्यू जब कलेक्शन का सोर्स हो गया, लाइक रेवेन्यू जो परचेज़ के लिए मनी चाहिए उसका सोर्स हो गया, तो इनको इन्वेस्टमेंट इनका ज़ीरो हो गया। अब इसके साथ ही क्या हुआ कि इनका इनपुट कॉस्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो गया, और आउटपुट कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहा। तो इसलिए प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए था, बट हुआ यूँ
कि ये चीज़ जो है वो ऑन अकाउंट बुक्स में ये चीज़ नहीं आ रही थी। अकाउंट बुक में कंपनी जो है वो लॉस बुक कर रही थी। क्यों बुक कर रही थी? इसका रीज़न ये था कि जो रेवेन्यू से जो पैसा मिल रहा था वो करप्शन में चला जा रहा था। अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि इंग्लैंड में उसके शेयर होल्डर्स थे। क्या थे? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो थे उसमें पार्लियामेंट्रियन जो थे वो भी थे और लोकल पीपल भी थे। पर शेयर होल्डर्स जो थे वो चूज करते थे किसको? डायरेक्टर्स को, जिसे बोलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो पॉलिसी डिसाइड करते थे। अल्टीमेटली ये हो रहा था कि शेयर होल्डर्स को पैसे मिल नहीं रहे थे, इंक्रीज नहीं हो रहे थे, इवन दो कंपनी एक्चुअली बेटर पोजीशन पे थी, पर पैसे नहीं मिल रहे थे। और जो यहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉय थे, वो रिच हो रहे थे। इफेक्टिवली बात ये थी कि जो ये जो पैसा, जो रेवेन्यू से जो पैसा आ रहा था वो गजल कर लिया जा रहा था बाय एम्प्लॉयज। जब ऐसा हुआ तो हुआ इस वजह से क्या होता है? रिसेंटमेंट चालू हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि एक रिसेंटमेंट चालू हो जाता है। अब ये रिसेंटमेंट जो चालू होगा उससे क्या होगा? कंपनी लॉस में जाती है, गवर्नमेंट से पैसे मांगती है। गवर्नमेंट से पैसे मांगने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए था। पार्लियामेंट को मौका मिल जाता है टू कंट्रोल कंपनी अफेयर। इससे पहले पार्लियामेंट इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ पे लेजेस फेयर का रूल होता था। इसका मतलब है कि स्टेट जो है वो बिजनेस में इंटरफियर नहीं करेगा। तो बट ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ जो इन्होंने जो लोन मांगा 4 मिलियन पाउंड का, एज फार एज माई मेमोरी सर्विंग मी, मुझे लगता है 4 मिलियन पाउंड का इन्होंने वो लोन मांगा था। और इसी को अप्रूव करते वक्त पार्लियामेंट ने कंडीशन रखा और उसने बोला कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनेगा जो कि रेवेन्यू को कंट्रोल करेगा। रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। अदर कॉमर्शियल जो चीज़ें थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। मेन यहाँ पे करप्शन रेवेन्यू का था और इशू भी रेवेन्यू का था। साथ ही एक चीज़ ये भी थी, पार्लियामेंट को प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि वहाँ पे और लोग, जो और कंपनियाँ थी वो भी कह रही थी कि हमें भी मौका मिले यहाँ पे ट्रेड, इंडिया में ट्रेड करने का। लेकिन चार्टर के हिसाब से मोनोपोली थी इनकी, इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इस फियर को, लाइक जो रिसेंटमेंट इसके खिलाफ था उसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, लेट अस कंट्रोल दिस थिंग। तो गवर्नमेंट इफेक्टिवली यहाँ पे ऑलरेडी इन्वॉल्व थी। ये एक क्वेश्चन है, कई बार लोग इसमें लाइक उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या कई बार इसके अलग अलग इंटरप्रेशन भी हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग कमेंट्स भी है, अलग अलग कमेंट हैं। बट लाइक यहाँ पे एक बेसिक चीज़ जो हमें फैक्ट याद रखना है कि इनडायरेक्टली यहाँ पे पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, डायरेक्टली नहीं है। इसीलिए जब ये जो पावर शिफ्ट होता है 1858 में, तो ये क्राउन के पास पावर चली जाती है। तो ये एक सिंबॉलिक भी बोलते हैं लोग कि ये सिंबॉलिक था, इवन दो एक इसके बाद भी काफ़ी इफेक्ट्स आते हैं, बट इसको फिर भी कई हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये सिंबॉलिक चेंज था। क्यों? क्योंकि पहले से ही भी काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग। ओके, तो बेसिक ये एक बैकग्राउंड था इस चीज़ का जो आपको समझना चाहिए था। अभी हम देखेंगे इसको, ये थ्रू रश करेंगे हम फटाफट। अब ये इसमें फीचर्स क्या क्या है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। पहली चीज़ तो ये होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, जिसके पास और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया था 4 मेंबर्स की, जो कि उसको असिस्ट करेंगे। अब 4 मेंबर्स का हो गया तो इसका मतलब 1+4 हो गए। अब 1+4 का मतलब है, इसमें सिंपल से एक चीज़ थी कि अगर 3 मेंबर्स जो हैं वो उसके अपोज हो जाते हैं तो गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नहीं कर सकता अपनी मनमर्जी की। और यही प्रॉब्लम
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने फेस की थी। इनफैक्ट इतनी फेस की थी, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, ओके देयर इज सम इशू, ओके आई एम सॉरी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। इसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो जाती है 4 मेंबर्स की, जो कि उसे असिस्ट करेगी। मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो प्लस 4 लोग, 4 लोग एक काउंसिल बनाएंगे जो कि डिसाइड करेंगे कोई पॉलिसी को। यहाँ पे क्या था कि अगर 2 में से 3 बंदे भी अगर गवर्नर जनरल के अगेंस्ट हो गए तो गवर्नर जनरल को वही करना पड़ेगा जो 3 लोग कह रहे हैं, बिकॉज मेजोरिटी जो थी वो डिसाइड करती थी। इन केस ऑफ, यहाँ पे ये था, इन केस ऑफ एब्सेंस, अगर कोई टाई हो जाता है तो गवर्नर जनरल के पास एक कास्टिंग वोट होता था। बट लाइक इन जनरल गवर्नर जनरल जो था वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द काउंसिल आ गए थे, उनको असिस्ट करने का था। लेकिन बट क्या था, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी। और इसी वजह से एक इंस्टेंस ऐसा आता है जिसमें 1776 में वॉरेन हेस्टिंग शूट कर देते हैं वन ऑफ द मेंबर के ऊपर। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो लाइक दिस सिस्टम वाज समथिंग फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके ऊपर एक कंट्रोल हो गया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, उन्हें सबॉर्डिनेट बना दिया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। पहले क्या होता था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल की बात नहीं सुनते थे, और ऐसा हुआ भी। एक्चुअली इंसिडेंस जो था, आप ऐसे मान लीजिए कि जो मराठा वॉर में हुआ था, बेसिकली मराठा वॉर में गवर्नर ऑफ जो बॉम्बे था वो अपने आप को इससे पहले, लाइक आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि पहले जो था, लाइक बिफोर जब ये एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे पहले क्या था, यहाँ पे था आपका बॉम्बे, यहाँ था बंगाल, यहाँ पे था मद्रास, ये बंगाल था, ये बॉम्बे था। तो ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश जो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह थे वो डायरेक्टली यहाँ पे अपॉइंट करते थे यहाँ के गवर्नर्स को, और इन तीनों गवर्नर्स में कोऑर्डिनेशन होता था, बट लाइक नन वर सबऑर्डिनेट टू ईच अदर, तो इंडिपेंडेंट होते थे। लाइक 3 कंपनी मान लीजिए, जैसे कि लाइक HPCL, BPCL और IOCL, तीनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एक्ट आ जाता है, इस एक्ट में हो जाता है कि जो ये है, सपोज कि एक कंपनी मान लीजिए HPCL जो है वो ओवरलुक करेगी इसको भी और इसको भी, ये लोग अपना काम करेंगे, इनको अपॉइंट वहीं से होंगे। लेकिन बट ये जो है ये ऑन ग्राउंड यहाँ पे लोकल लेवल पे ये इन सबका लीडर हो गया, सबऑर्डिनेट, ये दोनों सबऑर्डिनेट हो गए। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मराठा वॉर से पहले क्या था कि बंगाल अपना प्रोमिनेंस एस्टेब्लिश कर चुका था, और बंगाल की वजह से कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा था, और बंगाल के जो गवर्नर थे उसका ओहदा जो था वो बढ़ गया था। मद्रास में अपना अलग ही वहाँ पे लाइक उसका, क्योंकि वो वहाँ से ही बंगाल जीता गया था तो उसका अलग प्रोमिनेंस था। लेकिन जो बॉम्बे था वो अपने आप को, कहते हैं लाइक हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे बॉम्बे के गवर्नर। तो बॉम्बे के गवर्नर ने इसीलिए जल्दबाजी में मराठास के मैटर्स में इन्वॉल्व होने स्टार्ट कर दिया, डिस्पाइट नोइंग कि मराठास बहुत ही डेंजरस प्रूव हो सकते हैं। और इसका रिपरकशन भी आया है कि यहाँ पे मराठा से, मैसूर से और यहाँ पे हैदराबाद से, लाइक मल्टीपल जगह पे इन्वॉल्व होना पड़ा बॉम्बे की जो गवर्नमेंट थी उसको। इसीलिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कोशिश किया कि फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑन ग्राउंड इन दोनों को बंगाल से सबऑर्डिनेट बना दिया। तो ये चीज़ एक आपको समझ में आनी चाहिए थी। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो एक क्वेश्चन टाइप में भी है, लाइक दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन कि डायरेक्टली ये अपॉइंट होते थे या नहीं होते थे। तो दिस इज लाइक कि यहाँ से डायरेक्टली अपॉइंट हो रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे प्रोसेस बढ़ रहा है, क्योंकि अभी नेसेंट स्टेज में है, अभी एज ए उनको नहीं पता कि कितना बड़ा एम्पायर बनने वाला है, तो छोटे छोटे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हाँ डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया, वो अपना इंडिविजुअली देखेंगे और लाइक जब कोऑर्डिनेशन करना होगा तो बस कोऑर्डिनेट कर लेंगे। लेकिन जब एम्पायर एक्सपेंड हो रहा है, जब डिफिकल्टीज बड़ी हो रही है, तब इनको ये देखना है कि कैसे एक दूसरे को बेटर हेल्प कर सके, एक यूनिटी एक ग्राउंड पे दिख सके। तो इसलिए यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट बना दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एस्टैब्लिश की जाती है, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया है, ये 3 जजेस कौन कौन से थे।
तो ये नाम है, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये नाम भी याद करेंगे। एक बार नज़र मार लेंगे वो हमें काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, बट एक बार नज़र मारना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये जो 4 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो भी बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए, बिकॉज जब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं इनके बारे में जानना। इसके बाद प्राइवेट जो ट्रेड था वो बंद कर दिया गया, किसके, कंपनी के सर्वेंट्स को, जो मेन ट्रबल्स थी उनको शूट कर दिया। मैंने आपको बताया कि वो प्राइवेट ट्रेड कर लेते थे, सारे प्रॉफिट्स जो भी रेवेन्यू की वजह से आ रहा था वो सारे कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो उठा ले रहे थे, और कंपनी इफेक्टिवली लॉस में जा रही थी, तो यहाँ पे उसको भी कर्टेल करने की कोशिश किया। इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया है कि जो भी रेवेन्यू का, सिविल का या मिलिट्री का अफेयर होगा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रीफ अप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन काम क्या किया है कि सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर, मतलब नॉन कमर्शियल जो चीज़ें हैं उसको आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना है इनडायरेक्टली। जो करप्शन, जो चीज़ एक्चुअली प्रॉफिट करनी चाहिए, जैसे रेवेन्यू से इनका प्रॉफिट आना चाहिए, सिविल से और मिलिट्री अफेयर से इनको प्रॉफिट आना चाहिए। मिलिट्री अफेयर से इनको एक्चुअली एक्सपेंसेस थे, जिसकी वजह से कंपनी जो दिखा रही थी, कंपनी ये दिखा रही थी कि इवन तो रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन क्या है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री अफेयर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हमारे रेवेन्यू कम आ रहा है और सिविल और हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, इसलिए कंपनी लॉस में जा रही है। बट लोगों का कहना ये था कि कंपनी को रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, कंपनी के मिलिट्री भी जो अफेयर्स हैं उसमें इतना एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, एक्चुअली जो लॉस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ प्राइवेट ट्रेड हो रहे हैं। तो इस एक्ट ने ये कोशिश किया कि प्राइवेट ट्रेड को कम करो और जितने भी आपके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं उनको ट्रांसपेरेंटली आप यहाँ पे शो करो, तो इससे पता चल जाएगा इफेक्टिवली क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या कम है, और अगर सही में मिलिट्री अफेयर्स की वजह से लॉस ज़्यादा हो रहा हो तो देन वी विल लुक इनटू दैट थिंग। तो बेसिकली यहाँ पे एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है ताकि शेयर होल्डर्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, और यहाँ पे नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है कि जिससे कि जो लोकल पीपल ऑफ इंडिया हैं उनके लिए कुछ अच्छा हुआ हो। इट वाज सोली सेंटर्ड ऑन इकोनॉमिक अकाउंटिंग या फिर इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द कंपनी, नथिंग एल्स। सेम चीज़ जो चलती रही, मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1773 में फिर से ट्रबल्स, जो एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट बना, उसकी वजह से कुछ ट्रबल्स आई। पहली ट्रबल जो आई थी, पहली ट्रबल ये थी कि भैया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर ट्रबल्स लिखा हूँ। पहला ट्रबल था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें मेंबर्स जो हैं वो 1+4 है। यहाँ पे गवर्नर जनरल बोला है आई कैन नॉट वर्क इन सच कंडीशन, तो इसको आप या तो चेंज करो, कुछ करो। तो यहाँ पे बोला गया ठीक है 1+3 कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर गवर्नर जनरल के पास एक का भी सपोर्ट है विद सपोर्ट ऑफ 1 मेंबर, तो गवर्नर जनरल के पास फिर यहाँ पे कास्टिंग वोट होता है और उससे वो अपनी बात चला सकता है, पहली बात। सेकंड था, गवर्नर जनरल का इशू आया किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था। एक्चुअली क्यों किया गया था एस्टैब्लिश, क्योंकि कहना ये था कि जो लोकल, जैसे इंडिया में क्या था, जब ब्रिटिश आए थे तो यहाँ पे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ चलते थे। हिंदूज़ के ऊपर हिंदू लॉ, मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉ। इनके इंटरप्रेटर्स जो होते थे, जैसे यहाँ पे काजी होते थे, यहाँ पे जो ब्राह्मण होते थे वो लोग होते थे, लाइक इंटरप्रेटर्स होते थे। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ये रूल्स जो हैं वो ब्रिटिश जो सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर नहीं लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि जी फिर हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है या सेपरेशन ऑफ पावर है, वो हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया। किसके लिए, कलकत्ता में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए, कलकत्ता में लोग रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं थी कि कलकत्ता में का मतलब क्या है, कौन कौन लोग हैं, क्या उसमें सर्वेंट्स जो इंडियन हैं वो भी कवर्ड हैं या नहीं है, या सिर्फ एंग्लो मतलब जो यूरोपियंस हैं वो कवर्ड है, यूरोपियंस में भी किस लॉ में कवर्ड है, एन नंबर ऑफ उसमें एनोमलीज थी। तो इन सब को कवर करने के लिए फिर एक आया जो जिसे बोलते हैं 1781 का अमेंडमेंट एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। अब ये जो एक्ट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1771 है, वो यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। इसके फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही लाइक अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। पहली चीज़ तो गवर्नर जनरल को एग्जाम कर दिया गया, उसकी काउंसिल को भी एग्जाम कर दिया कि इससे सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से अगर वो कुछ भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी पे करते हैं, मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में करना है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सर्वेंट्स जो थे उनको भी एग्जाम कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है यहाँ पे। रेवेन्यू मैटर्स जो है, क्योंकि वो
इनके खुद के जुडिक्शन में लाइक इनके खुद के ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्क्स होंगे, उनको भी यहाँ पे जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बोला गया कि आपका कंट्रोल जुडिक्शन जो है वो ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कलकत्ता के ऊपर होगा। इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल ऑफ द डिफेंडेंट दैट इज हिंदूज़ को ट्राई किया जाएगा हिंदू मुलाओं से, और मुस्लिम्स को मुस्लिम मोहम्मदन लॉ से ट्राई किया जाएगा। इसके बाद अपील जो होगी प्रोविंशियल कोर्ट की, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सामने जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसे ये कलकत्ता है, मतलब लाइक हमने जो मैप बनाया था उसके हिसाब से देखते हैं कि कलकत्ता जो है वो यहाँ पे है, कलकत्ता यहाँ पे है, इतने एरिया में है कलकत्ता। अब बाकी के एरिया जो प्रोविंस हैं, लाइक इसमें पूरी बंगाल जो है हमारी, पूरा जो बंगाल है वो हमारा और एरिया और प्रोविंसेस है, जैसे यहाँ पे बिहार प्रोविंस है, आई जस्ट गेट अनदर पेन, यहाँ पे बिहार प्रोविंस है, यहाँ पे आपका उड़ीसा प्रोविंस है, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपके यहाँ पे संथल वगैरह कुछ जो लाइक जो भी प्रोविंसेस हैं बंगाल, विद इन बंगाल, उनके जो केसेस हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, वो सीधे सीधे जाएंगे किसके पास, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया कि गवर्नर जनरल इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट। हाँ, वो वही सेम चीज़ कि अगर इन केस जब गवर्नर जनरल के पास कंट्रोल है अपील का प्रोविंशियल कोर्ट्स का, तो उनके जो रेगुलेशंस हैं वो भी वही डिसाइड करेंगे, जैसे प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के सारे वही गवर्नर जनरल ही डिसाइड करेंगे। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, फिर से वही बात आ गई कि कंपनी जो है वो उसके कंट्रोल के लाइक उसका जो वर्किंग है उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। कौन नहीं सेटिस्फाइड था, ना तो यहाँ पे इंडिया में गवर्नर जनरल सेटिस्फाइड थे और ना ही यूरोप में लोग सेटिस्फाइड थे। क्यों नहीं लोग सेटिस्फाइड थे, क्योंकि प्रॉफिट्स जो थे उतने आ नहीं रहे थे। जब प्रॉफिट्स नहीं आ रहे थे तो इसलिए फिर यहाँ पे फिर से चालू होता है, बोला गया कि जी अब इसको और कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे करेंगे, पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि एक पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को एकदम अलग कर दो आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, तो इसके लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया। इसके बाद इन्होंने बोला कि जी आप इसको टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी मानो, टेरिटरी ऑफ कंपनी नहीं, ब्रिटिश टेरिटरी की तरह ट्रीट करो। लोगों ने इसलिए डिमांड किया ये क्योंकि लोग लाइक पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े दिन बाद यहाँ पे मोनोपोली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसके लिए मुहिम चल रही थी। बट गवर्नमेंट इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली क्यों नहीं हटाना चाहती थी, बिकॉज यहाँ पे सॉवरेन इंटरेस्ट थे। सॉवरेन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि क्राउन जो थे वो खुद इन्वॉल्व थे इसमें, प्लस पार्लियामेंटेरियन जो थे वो भी इन्वॉल्व थे। तो जो लोग पावर में थे वो लोग खुद इन्वॉल्व थे, उनके खुद बेनिफिट्स थे मोनोपोली से, तो दे डिड नॉट वांट टू डाइल्यूट देयर कंट्रोल ओवर द बेनिफिट्स। तो इसलिए एक तरह से देखा गया कि यहाँ पे जो कैपिटलिज्म था वो राइट्स वो खुद ही लाइक एक क्वेश्चन आता है कि जो एडम स्मिथ जो इसमें कहते हैं, एडम स्मिथ के ऊपर एक कमेंट है कि जैसे एडम स्मिथ के ऊपर ये कमेंट है मार्क्स का कि उन्होंने बोला कि ये कैपिटलिज्म जो था वो हाई राइज बिल्डिंग बना देगा। हाई राइज बिल्डिंग बनेगी तो ये हाई राइज बिल्डिंग जो है वो हाई राइज बिल्डिंग जो है वो क्या करेगी कि सन की लाइट बहुत सारे स्लम एरिया पे नहीं पड़ने देगी, तो इनको डिप्राइव करेगी, इनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उससे डिप्राइव करेगी। तो हाई राइज बिल्डिंग देखने में अच्छी लगती है, बट जो स्लम है या जो लोग पीछे रह गए हैं उन लोगों के लिए ये एक यू कैन से कि एक अवरोधक का काम करेगी। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटलिज्म हम देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग राइट्स हैं उनको हैम्पर कर रहा है। कैसे हैम्पर कर रहा है कि यहाँ पे देखो कैपिटलिज्म जो है वो मोनोपोली जो है ना उसको ख़त्म नहीं करने दे रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि क्राउन से भी मिले हुए हैं, वो लोग पार्लियामेंटेरियन से भी मिले हुए हैं, वो लोग सिस्टम ऐसा बन गया है कि जो आम पीपल है, कॉमन पीपल, वो एट मैक्स क्या कर सकते हैं कि हाई
जो शेयर हैं, शेयर्स ऑफ द कंपनी है, वो भी हाई प्राइस पे खरीद आप परचेज कर सकते हैं। वो इनिशियल बेनिफिट्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेंगे, कॉमन पीपल को अब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म जो है वो खुद ही लेजिस फेरे को ख़त्म कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है, मैंने जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली बात बताई, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, हिस्ट्री ऑप्शनल का एक क्वेश्चन था ये। और लाइक ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है कि कैसे कैपिटलिज्म जो है खुद ही अपने जो फंडामेंटल जो रूल्स हैं, जिसे बोलते हैं जो बेस है लेजिस फेयर है, उसको ख़त्म कर देता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल ये ऐसा है, आप इसको करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हो, बट दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड। तो यहाँ पे यही होता है कि अब ये मुहिम चल रही है, लाइक ये आपने देखा कि 1765 से स्टार्ट हो जाता है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोनोपोली जो है वो ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो आप ख़त्म करो। तो ये ख़त्म नहीं कर पाते हैं, फिर ये इंटरफेयर करते हैं 1773 में। अब 1773 के बाद बोलते हैं ठीक है, हम 84 में बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम इससे मिलिट्री, यहाँ पे बोलते हैं कि इसका अकाउंटिंग दो, मिलिट्री, रेवेन्यू और सिविल अफेयर्स के अकाउंटिंग दो। यहाँ बोल रहे ठीक है, अब उससे पूरा काम ही ले लिया, मिलिट्री, रेवेन्यू और सिविल का जो भी काम है वो सारा इन्होंने उससे अलग करके एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे दिया। यहाँ तक इन्होंने कर लिया। अभी ये चीज़ आगे जाती जाएगी और आप आगे देखोगे कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे मोनोपोली पूरी ख़त्म कर दी जाएगी, बट इट विल टेक समथिंग अराउंड 30 to 50 ईयर्स, जहाँ पे इनिशियल बेनिफिट्स से वो ख़त्म हो चुके होंगे। तो आप देखोगे कि जो न्यू इंस्ट्रूमेंट या न्यू तरीके आएंगे उससे फिर लोग मतलब इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर पाएंगे और मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन है उसमें वो अपना शेयर ले पाएंगे। इवन तो एक्सप्लॉयटेशन गलत है, बट उसमें भी जो शेयर है वो कुछ ही लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था। तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड देख पाओगे। इसीलिए यहाँ पे इसका मतलब लाइक मेरा एक्सप्लेन करने का ये है कि कैपिटलिज्म कैसे द मदर ऑफ जो कैपिटलिज्म एरिया है या मदर लैंड ऑफ द कैपिटलिज्म है, वहाँ पे ही अपने आप को फेल कर रहा है, ये मैं दिखाना चाहता था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया, क्या कर दिया कि भैया यहाँ पे कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी के वो अपने अलग हो गए। कमर्शियल फंक्शन प्योरली कमर्शियल होते हैं, आप क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, कितने में खरीद रहे हो, कितने में बेच रहे हो। पॉलिटिकल फंक्शन इसके हो गया, मिलिट्री हो गया भाई आपका, सिविल हो गया, और आपका जो रेवेन्यू वाला अफेयर है वो सारे अपने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे अब वो सिर्फ कमर्शियल देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो आपका मैनेज करेगा क्या, पॉलिटिकल अफेयर। तो इसी को बोलते हैं डबल गवर्नमेंट सिस्टम। डबल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि एक अफेयर, एक तरह के अफेयर ये देखेंगे, दूसरे तरह के अफेयर ये देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो सुपरवाइज करेगा डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस, किसके, सिविल और मिलिट्री अफेयर और गवर्नमेंट के और रेवेन्यू के। बट रेवेन्यू के और सिविल मिलिट्री के जो भी ऑपरेशंस है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल खुद ही देखेगा। तो अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स जो थे वो वहाँ के विलियम पिट्स जो थे वहाँ के पीएम थे, एज फार एज आई एम रिमेम्बरिंग, वहाँ के पीएम थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं रिलेट करके बताना चाहता हूँ कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये बैकग्राउंड किस में आ रहा है। देखो 1776 में अमेरिका हो गया इंडिपेंडेंट। अब अमेरिका जब इससे पहले 1776 से पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे उनका फोकस अमेरिका के ऊपर ज़्यादा रहता था, उनको अमेरिका लैंड ऑफ ड्रीम्स लगता था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, पूरा उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा था, अपोजिशन बहुत कम था, और उनको थ्रेट जो था वो भी कम था यूरोपियन से। तो उनको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैंड ऑफ ड्रीम लगता था उनको। इसलिए जो भी उससे पहले इंडिया के लिए भी जो भी इंडिया में जो भी पॉलिसी डिसाइड होती थी वो डिसाइड होती थी विद कीपिंग अमेरिका एज ए सेंटर। बट क्या हुआ कि 1776 में जब अमेरिका इनके हाथ से लूज़ हो गया, लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन आ गया और अमेरिका ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि इसमें 1783 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दिया, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन बोलते हैं जिसे, और यहाँ पे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब इसके बाद ब्रिटिश का रुख बदला, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रुख बदला। अब इन्होंने अपना रुख बदला तो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया एज सच आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया एज सच इतना एग्जिस्टेंस में आया नहीं है, और इंडिया इसीलिए इनकी बड़ी कॉलोनी, ये फोकस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मान लीजिए या फॉरेन कॉलोनी मान लीजिए, इंडिया प्राइम हो गई इनकी। इसीलिए यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में अब इन्होंने क्या किया कि की जो बेनिफिट्स हैं हमारे इंडिया, मतलब लाइक ब्रिटिश के इंडिया से, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करना चालू कर दिया, और यहाँ पे रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल अफेयर इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए। क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ हो गई।
अब इसीलिए दो रीजंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि कंपनी टेरिटरी को पहली बार बोला गया ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया कि भैया आपकी मोनोपोली हमने दी है, ना कि आपकी वो टेरिटरी नहीं है। पहले यहाँ पे कंपनी का दिमाग एकदम क्लियर कर दिया गया कि ये, और लोगों को भी एक मैसेज भेज दिया गया कि यस दिस इज पोजीशन, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया एंड नॉट अ कंपनी टेरिटरी, दिस इज क्लियर। उसके बाद उन्होंने बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल कंपनी के अफेयर्स के और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया है कि इसका मतलब ये है कि कंपनी यू आर ऑलवेज यू वर एंड विल ऑलवेज बी सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी एक लोगों को मैसेज दे देगा कि डोंट वरी वी आर देयर, और हम कंपनी को हमने मोनोपोली दी है, हम कभी ख़त्म भी कर सकते हैं। दिस वाज द मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें इसलिए बताता हूँ देखिए बिकॉज हिस्ट्री में चीज़ें रिलेट करनी बहुत ज़रूरी है। इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू स्ट्राइक द राइट आंसर। आपको कई बार ऑब्जेक्टिव्स में या क्वेश्चंस जो आपके मेंस में आते हैं उसमें आपको कुछ साइड स्टोरीज भी पता होनी चाहिए, और उससे आप काफ़ी कुछ को रिलेट कर सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रीलिम्स के हिसाब से। यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इनफैक्ट मेंस के हिसाब से भी कई बार चीज़ें अच्छा लिख सकते हो आप आंसर, अगर आपको पता है। यहीं पे आते हैं हम, एक्ट ऑफ 1786 आता है। एक्ट ऑफ 1786 में फिर क्या होता है कि भाई यहाँ पे कॉर्नवालिस जो हैं वो वॉर हार चुके होते हैं। कॉर्नवालिस जो हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका में हार चुके होते हैं, यही इन्होंने ही सरेंडर किया था। अब जब इन्होंने सरेंडर किया वहाँ से, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में आई डोंट नो, आई एम नॉट कम अक्रॉस द लिटरेचर ऑल, बट जहाँ तक मुझे पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी हैप्पी विद द वर्क ऑफ द कॉर्नवालिस, एंड उनको ये लगा था कि दिस वाज समथिंग, मतलब ही हैड डन ए ग्रेट जॉब। इवन दो उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने सरेंडर किया था, बट लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज ए गुड लीडर, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा गया। और इंडिया भेजा ही नहीं गया, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कुछ शर्तें जो हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे एक्ट ऑफ 1786 में, वो मानी भी गई। पहला क्या इन्होंने माना, इन्होंने बोला कि मुझे कमांडर इन चीफ भी होना है, लाइक मिलिट्री के ऊपर मुझे फुल कंट्रोल चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि मुझे अगर कोई चीज़ इंट्यूशन लगती है कि मैं सही हूँ, तो जैसे यहाँ पे था 1+3, यानी यहाँ पे था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ये 3 थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। लेकिन अगर यहाँ पे कॉर्नवालिस कह रहे हैं कि मुझे अगर एक बंदे का भी सपोर्ट नहीं मिले तो भी अगर मुझे इंट्यूशन है कि मैं सही हूँ तो मेरी बात मानी जाए। यानी यहाँ पे ये है कि इवन दो 3 लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी कॉर्नवालिस को लग रहा है कि मैं सही हूँ, तो कॉर्नवालिस कैन गो अहेड बाय नोटिंग कि हाँ दिस इज़ माय इंट्यूशन और मैं इस चीज़ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस दे दी गई और खुद को कमांडर इन चीफ बना दिया। मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे चालू हुआ। कॉर्नवालिस जो थे आगे जाके काफ़ी इफेक्टिव भी प्रूव होंगे, बिकॉज लाइक ही वाज वेरी लर्नड पर्सन, और उनके बारे में अगर लाइक हम देखेंगे जब आगे जाके, तो उन्होंने ऐसे कोड्स वगैरह जो डेवलप किए हैं वो आगे जाके ब्रिटिश लाइक इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज भी काफ़ी हद तक चलते हैं। बट अगर ये देखा जाए कि कॉर्नवालिस एज ए पर्सन टू इंडियंस कैसे थे, या फिर उनका नेचर बिहेवियर टूवर्ड्स द सबऑर्डिनेट पीपल लाइक दोज हु वर कॉलोनाइज्ड, उनकी तरफ कैसा था, तो ही वाज वेरी नेगेटिव। उन्होंने बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अप्लाई की थी। ही माइट हैव बीन अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट ही डेफिनेटली वाज नॉट ए गुड ह्यूमन टू बी ऑनेस्ट। तो इसके ऊपर अलग क्वेश्चन है, उसके हम देखेंगे। अभी हम इसके थ्रू रश कर लेते हैं जो भी हमारे एक्ट्स वगैरह हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट। अब यहाँ पे देखिए चार्टर एक्ट जो होता है ये क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है, रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है वो कंट्रोल करने के लिए होता है। चार्टर एक्ट जो होता है वो कंपनी की रजीम को डिसाइड करता है। चार्टर एक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कंपनी का कंट्रोल कितने दिन तक रहेगा। ये बेसिकली तब आते हैं जब कंपनी को जो मोनोपोली होती है या जो कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दिए होते हैं वो जब उसके ऊपर कमेंट करना होता है तब आता है ये कब करना होता है, जब इसकी जो टर्म होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो चार्टर एक्ट इसी हिसाब से आएंगे, 20-20 साल में, 30-30 साल में ऐसे करके आते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि चार्टर एक्ट हमारा नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट चार्टर एक्ट में 1773 का एक्ट आता है। इसमें बोला गया कि जो कॉर्नवालिस को ओवरराइडिंग पावर दी गई थी वो सबको दी जाएगी, क्योंकि उनको लगा कि बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मैसूर को हरा दिया था। मैसूर को हरा के ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सुकून मिला था, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर आप देखो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैसूर से बहुत थ्रेट था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। कहते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हो और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी साउथ इंडिया में दिख रही है तो डेफिनेटली आप मैसूर राज्य में हो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये है साउथ इंडिया, लगभग ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये है आपका साउथ इंडिया।
ये है आपका साउथ इंडिया। तो आज की डेट में यहाँ पे जैसे ये ट्रावनकोर कुछ ऐसे था, ऐसे मान लीजिए आपका ये है आपका तमिलनाडु और ये है आपका, तो मैसूर स्टेट जो था वो कुछ ऐसा था, इतना एरिया था मैसूर स्टेट। तो मैसूर स्टेट का जो कोयम्बटूर वगैरह एरिया वाला था ये इन्होंने कब्जा कर लिया। यहाँ पे मालाबार वाला एरिया कब्जा कर लिया था। फिर इन्होंने कुछ बाराबाल हिल्स वगैरह एरिया, लाइक इन्होंने मैसूर को एकदम जो इनका वॉर हुआ था 1790 का, जिसे थर्ड वॉर बोलते हैं, थर्ड वॉर में इन्होंने मैसूर का बहुत बड़ा एरिया कब्जा कर लिया था। ये सब जो हुआ था ये लोगों ने ये बोला था, इसलिए हुआ था क्योंकि कॉर्नवालिस ने बहुत ही एग्रेसिव, ही डिड नॉट वेट फॉर अटैक फ्रॉम द मैसूर, बट उन्होंने खुद ही एक प्रेटेक्स्ट बनाया और मैसूर के ऊपर अटैक किया और पूरा मैसूर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लोग बोलते हैं कि उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया था एक प्रॉब्लम को, और प्रीएम्प्ट करके उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। इसलिए कॉर्नवालिस की जो पावर दी गई थी उनको बहुत ही फ्रूटफुल लगा, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि वो पावर आगे भी दी जानी चाहिए। तो कॉर्नवालिस की पावर जो है वो आगे इन्होंने कंटिन्यू कर दी। ओवरराइडिंग पावर गिवन टू कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल और गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी दे दी गई। उसके बाद गवर्नर जनरल के पास और मोर पावर होगी। मतलब यहाँ पे क्या किया कि जो बॉम्बे और मद्रास को और ज़्यादा सबऑर्डिनेट कर दिया। क्यों कर दिया सबऑर्डिनेट? क्योंकि एरिया एक्सपेंड हो रहा था, इनको पता चल रहा था कि एक सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंसेस नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे और ज़्यादा सबऑर्डिनेट कर दिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, पहले डिसेंट्रलाइज सिस्टम था और डिसेंट्रलाइज से हम सेंट्रलाइज की तरफ जाएंगे, फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। बट यहाँ पे हम जो देखेंगे सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जो नीड है या जो रीज़न है उसका वो ये है कि हम सेंट्रलाइज करने के बाद हमने जब एकदम ग्लू कर दिया है, सब चीज़ को एकदम इंटीग्रेट कर दिया है, तब हम कुछ फंक्शन को डाउन डेलीगेट कर रहे हैं। डेलीगेट करना इज़ ईजी आफ्टर आपने इंश्योर कर लिया है कि एक यूनिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी या यूनिटी रहेगी। तो इसलिए पहले हम यूनिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ट्रेडिंग मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। कमांडर इन चीफ जो वाज नॉट टू बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। मतलब अब यहाँ पे क्या है, जो कॉर्नवालिस को स्पेशल पावर थी कि वो कमांडर इन चीफ भी होंगे, वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं की गई। और लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि गवर्नर जनरल्स की काउंसिल का मेंबर वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो नहीं होगा, उसको अगर अपॉइंट किया जाएगा तो होगा, वरना नहीं होगा। इट वाज लेड डाउन दैट द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हैंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। इंडियन रेवेन्यू से ही निकालना है इनका पैसा, यानी ब्रिटिश एक्सचेकर पे अब ये लोड नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ बारीक वाली देखिए कि इससे पहले क्या था। यहाँ पे हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। जो इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पैसे जो थे वो खर्चा कहाँ से आता था? वो खर्चा आता था ब्रिटिश रेवेन्यू से। तो कंपनी की कॉस्ट को और कम करने की कोशिश की गई थी, यहाँ पे ब्रिटिश रेवेन्यू से आता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, तो यहीं से और पैसा निकाला जा रहा है। तो यही हम देखेंगे कि होम चार्जेस में ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन फार्मर्स के ऊपर या इंडियन पीपल के ऊपर देखो बर्डन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, बर्डन और ज़्यादा बढ़ गया है। जो चीज़ यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ नहीं रह रहा है, जो इंडिया की इकोनॉमी में खर्च नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको भी पैसा यहाँ से जा रहा है, जिससे यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो रहा है, या फिर इनफैक्ट स्टार्ट तो हो चुका है, बट एक और एग्जांपल एक ऐड हो गया है यहाँ पे। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। जो 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रेडिंग मोनोपोली जो कंपनी की होती है उसको एबॉलिश कर दिया, उसको थ्रोन ओपन कर दिया टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। जो चाहते थे लोग, मतलब लेजिस फेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। लेकिन ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना जो है वो उसकी मोनोपोली कंपनी को कंटिन्यू की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ट्रेड इन टी जो था बहुत ही प्रॉफिटेबल था, ट्रेड विद चाइना जो था वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। इन दोनों को कंट्रोल करके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर किया गया था। बाकी चीज़ें जो हैं वो इसलिए ओपन करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई थी, तो कुछ रिलैक्सेशंस उनको दिखाने थे। उसके बाद इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी फिर से असर्ट की गई कि वो कंपनी की टेरिटरीज जो इंडिया में है उसके ऊपर। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपने एनलाइटमेंट लोगों को, मतलब लाइक इंडियन पीपल को एनलाइटन करने के लिए यहाँ पे काम कर सकती हैं, आ सकती हैं।
यहाँ पे बोला गया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो होगी वो स्प्रेड करनी चाहिए लोकल लोगों के ऊपर। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 1 लाख रुपए एलोकेट कर दिया था, जिसका ये लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे अगले 10 साल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक डिबेट स्टार्ट हुई जिसको बोलते हैं एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी चालू होगी। ये अलग चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट क्या है ये, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा जब हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी जो डिबेट्स, कुछ ऐसी डिबेट्स हैं जो कि आज भी वो मीनिंगफुल हैं। उनको हमें लाइक आज की पॉलिसी डिसाइड करने में भी उनको हम अगर रेफ़र करेंगे तो हमें समझ में आता है कि हाउ थिंग्स फॉल बियॉन्ड द हिस्ट्री के आगे जाके कैसे चीज़ें फॉल करती हैं। इसमें यहाँ पे ऑथराइज करते हैं लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पीपल की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोकल लेवल पे टैक्सेस अलाउ कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट की टैक्सेस जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं पीपल पे, ठीक है, और उनको पनिश भी कर सकती है अगर वो टैक्सेस पे नहीं करते। ये क्या है कि एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे इंडिया में लोग चाहते थे कि जैसी ब्रिटिश कॉलोनी में फैसिलिटी होती है वैसी और जगह फैसिलिटी हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो थे वो लिमिटेड थे, इनफैक्ट वो खर्च करना नहीं चाहते थे जो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने बोला अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो ठीक है, आप एक्स्ट्रा पेमेंट दो और फैसिलिटी का फ़ायदा उठाओ। लेकिन वंस आपने लाइक कमिटमेंट कर दिया कि हम फैसिलिटी लेंगे और हम पे करेंगे, और फिर आप नहीं पे करोगे तो दैट विल बी समथिंग जो कि जिस पे आपको पेनल्टी लगेगी, आपको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टोरी ये हो जाती है। अब ये जो चीज़ है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें लाइक देखना कि कैसे म्यूनसिपैलिटी का सिस्टम जैसे है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई, कैसे क्यों कोशिश की गई, इसमें इनका क्या इंटरेस्ट था। इट वॉज एक चीज़ हमेशा फोकस रखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे मासेस या लोकल पीपल को फ़ायदा तभी देंगे वो जब इनका खुद का रेवेन्यू कम नहीं होगा। इनफैक्ट उनको खुद भी कुछ बेनिफिट होगा तभी वो इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट लेते थे, मासेस या लोकल पीपल को कोई भी फैसिलिटी या बेनिफिट देने में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है हर चीज़ में। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1833। ये फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन होता था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। उसमें सारी सिविल और मिलिट्री पावर दी जाती है। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम यूज़ किया जाता है और एंटायर टेरिटोरियल जो एरिया होता था उसको कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया के अंदर डाल दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर बिल्कुल ख़त्म कर दी गई इनकी। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर उनको दे दी गई और बोला गया कि जितने भी पहले एक्ट थे वो रेगुलेटिंग एक्ट थे, अब यहाँ पे रेगुलेशंस थे। अब जो होगा वो हम उसे एक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्ट, देखो एक्ट और रेगुलेशन में क्या होता है, एक बेसिक चीज़ है, मतलब लाइक अगर आपको लाइक ये चीज़ स्ट्राइक कर रही है तो कि देखिए रेगुलेशन जो होता है ना, रेगुलेशन जो होता है, देखो ध्यान दो आप, पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था, ये एक्ट था, लेकिन इसी बिहाफ पे बनते क्या, रेगुलेशंस बनते थे। मतलब क्या है यहाँ पे, ये एक्ट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी जो बनाएंगे हम एक्ट देंगे, ओके। लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी ने कुछ एक्ट बना दिया, उसके बाद हम कुछ भी रूल्स या रेगुलेशन बनाएंगे वो रेगुलेशंस रहेंगे, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ओके। तो क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बेसिस पे इंडिया में रेगुलेशंस बनते थे, ओके। बट अब क्या हुआ, अब इन्होंने बनाया कि चार्टर एक्ट 1833, इसमें इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा, उसकी एक काउंसिल होगी लेजिस्लेटिव फंक्शन करते वक्त। अब जब ये काउंसिल होगी यानी एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई जिसका एग्जीक्यूटिव वाला फंक्शन नहीं है, आई मीन मतलब वो जब काम करेगी प्रॉपरली वो लेजिस्लेटिव फंक्शन करेगी। तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, जो तरीके होते हैं लेजिस्लेशन करने के, लेजिस्लेट करने के, वो प्रॉपर वो फॉलो करेगी। तो यहाँ पे जो बनेगा वो अब एक्ट बनेंगे, जो भी चीज़ बनेगी वो एक्ट बनेगी। तो पहले जब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती थी तो जो भी चीज़ वो करते थे वो रेगुलेशन होते थे। अब जब लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी तब वो जो भी करेगी वो एक्ट हो गए। सपोज कि जैसे यहाँ पे सती के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, सती के अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं ये लोग, लाइक मतलब मान लीजिए कि
कुछ भी ये लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में है, तो वो एक रेगुलेशन होता है। क्योंकि कौन कर रहा है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर अब ये कुछ भी करेंगे, सपोज कि कुछ भी करेंगे कि सती के लिए बनाएंगे, तो ये चीज़ जो होगी वो एक एक्ट होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इससे पहले एक अलग से लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होती थी, इसलिए उसे हम जो भी इंडिया में गवर्नर जनरल जो भी करता था उसे हम रेगुलेशन बोलते थे। अब जो भी गवर्नर जनरल करेगा, अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू करेगा तो उसे एक्ट बोलेंगे, अगर अभी भी वो चीज़ वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह करेगा तो उसे हम रेगुलेशंस ही बोलेंगे। बट अगर इसके थ्रू करेगा तो उसे हम अब एक्ट बोलेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा बारीकी वाली बात थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें क्या बोल रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। द लॉज अंडर द प्रीवियस एक्ट, जिनको बोलते थे हम क्या बोलते थे, जो भी लॉ बनते थे उनको हम बोलते थे रेगुलेशंस, अब हम क्या बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कॉमर्शियल एज ए कॉमर्शियल बॉडी खत्म हो जाती है। यहाँ पे उसको बोल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आप अपना जो भी कॉमर्शियल काम है वो पूरा बंद कर दो। अब आप प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जो कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करोगे। मतलब लाइक आप ऐसे मान लीजिए कंपनी की जो टेरिटरी है जो इंडिया में, जो कि हिज मैजेस्टी की टेरिटरी है, यानी ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ हिज मैजेस्टी, बस आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। कंपनी को बेसिकली यहाँ पे बोल दिया गया कि अब आप अपना काम बंद कर दो, कमर्शियल काम बंद कर दो। इसके बाद क्या होता है, एक्ट जो था उसने एक ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया, जिसमें फॉर सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट एंड स्टेटेड दैट इंडियन शुड नॉट बी बार फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। इंडियंस को हम अवॉइड नहीं करेंगे या फिर मतलब बार नहीं करेंगे, उनको भी हम ऑप्शन देंगे। लेकिन क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं इसके अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, सवाल आता है कि आखिरकार इंडियंस को अलाउ क्यों कर रहे थे। इंडियंस को अलाउ इसलिए कर रहे थे बिकॉज इनको ये लगा कि इससे कॉस्ट कम होगी। इनको लगा कि यहाँ पे इंडियंस को अगर हम अलाउ करेंगे तो बेटर लोगों के अंदर लोगों के साथ बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, इनको लगा कि ये क्या हो गया, तो पहला इनको लगा कि हम क्या करेंगे कि कॉस्ट कम कर सकते हैं, पहली चीज़। सेकंड, इनको लगा ट्रस्ट हम बढ़ा सकते हैं लोगों के बीच में। थर्ड, इनको लगा कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लोग लाइक जो इंटरनल चीज़ें हैं उसके बारे में इनको बेटर पता चलेगा जब लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे। तो लाइक प्लेस इन बेसिकली ये करना क्या चाहते थे, प्लेस इंडियंस अगेंस्ट इंडियन करना चाहते थे, लोकल्स अगेंस्ट लोकल्स करना चाहते थे। ये सिंपल इनका फंडा था। अब लेकिन यहाँ पे अपोजिशन क्यों था, बिकॉज यहाँ पे इसके एक साइड इफेक्ट ये था कि लोग ये कह रहे थे कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका कहना, या ब्रिटिश जो पीपल लिविंग इन ब्रिटेन जो थे वो ये कह रहे थे कि इसका फ़ायदा उठा के दे कैन टेक कंट्रोल ओवर द कंपनी इटसेल्फ और द रूल इटसेल्फ। तो वाई टू एजुकेट देम, वाई टू एजुकेट आवर सबऑर्डिनेट्स। तो इनका पॉलिसी ये था, लेट अस रूल एंड एक्सप्लॉइट देम, जब तक हम कर सकते हैं, और फिर हम लाइक जो हमारा एडवांटेज है हम उनको क्यों दें। सिंपल से कहने गए हम लाइक जो पार्लियामेंट जो पीपल इन ब्रिटेन थे उनका सिंपल कहना ये था। बट मैकॉले जी का कहना ये था कि भाई आप इसको कब तक रोक सकते हो, नो वन कैन स्टॉप द चेंज, जिसका टाइम आ गया है। तो मैकॉले जी का कहना था कि वो तो सीख ही जाएंगे जैसे भी सीखेंगे, अगर हम उनको अपने साथ पार्टिसिपेट करवाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। प्रोबेबली ये काफ़ी हद तक सही भी था, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है कि एक सेक्ट था जो कि जिसे एजुकेशन मिल रही थी, उन्होंने 1857 में साइलेंट भी रहे और लाइक इनफैक्ट उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद भी की। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे डिस्प्यूट ओवर एजुकेशन, डिस्प्यूट ओवर पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है।
डिबेट्स होती हैं कि लोकल्स को पार्टिसिपेट करना देना चाहिए, लोकल्स को एजुकेट करना देना चाहिए, नहीं करना देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा डिबेट है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक अलग अलग व्यूज़ हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1833 में एक्ट में बोल तो दिया जाता है कि इंडियंस विल नॉट बी बार्ड, लेकिन फिर क्या होता है कि जब इसके ये जो एक्ट है इसके बाद जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं उसमें क्या होता है, इसमें बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो डिसाइड करेंगे 400 लोगों को, दे कैन बी इंडियंस और नॉट, मतलब इंडियंस और नॉन इंडियंस, यूरोपियंस और नॉन यूरोपियंस, और दे ओनली विल कम्पीट। तो यहाँ पे क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नेवर प्रपोज्ड एनी इंडियन टू कम्पीट। तो यहाँ पे देखेंगे 1853 तक कोई भी इंडियन जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है एग्जाम में। तो जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो क्वालिफाई कैसे करेगा ओपन कंपटीशन। तो दैट मीन्स दिस ओपन कंपटीशन वाज ओनली फॉर पीपल हु वर नॉमिनेटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी ओपन कंपटीशन क्यों किया गया, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज इंडियन पोस्ट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव मानी जाती थी। अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती गई तो ज़्यादा लोग चाहते थे कि हम पार्टिसिपेट करें या हम मेंबर बने इस सर्विस के, इंडियन सिविल सर्विस के हम मेंबर बने। लेकिन इसमें मेंबर बनने के लिए क्या था कि रेस्ट्रिक्शंस थे। कैसे रेस्ट्रिक्शंस थे कि अगर आप देखोगे हिस्ट्री देखोगे तो लाइक जो भी गवर्नर जनरल बने हैं उनके नाम देखोगे, उसको ट्रैजेक्टरी आप ट्रैक करोगे तो यू विल से कि कुछ फैमिलीज ही थी जो कंट्रोल करती थी, वो वही थे ऑफिसर, उनके फिर रिलेटिव दूसरा ऑफिसर, यहाँ का ऑफिसर, वहाँ का गवर्नर, लाइक सुप्रीम कोर्ट का मेंबर, लाइक दे वर लाइक ऑलमोस्ट क्या यू कैन से रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू फैमिलीज तक रेस्ट्रिक्टेड थे। तो लोगों में ह्यू एंड क्राई हुआ वहाँ पे ब्रिटेन में बुलाया उन्होंने, लोगों ने बोला कि इसको ओपन करो। जब ब्रिटेन ने ओपन करने के लिए बोला तो ओपन कंपटीशन वाला प्रोविजन आ गया, बट ओपन कंपटीशन का प्रोविजन थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने कर दिया। इन्होंने बोला लेट अस अलाउ इंडियंस टू, लेकिन फिर इंडियंस वाली बात पे लोगों ने बोला नहीं, वाई इंडियंस, हमें सिर्फ हम ब्रिटेन के लिए हमने लड़ाई लड़ी है तो हमें सिर्फ हमारे लिए अलाउ करो। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाले आ गए, इन्होंने बोला कि ठीक है अपनी, क्योंकि कोई भी पावर लूज़ नहीं करना चाहता, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बोला ठीक है हम इंडियंस वाला आप तो हटा नहीं सकते प्रोविजन, तो हम ऐसा करते हैं कि ओपन कंपटीशन रखेंगे लेकिन पार्टिसिपेट वही करेगा जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ओपन कंपटीशन किसके बीच में रहेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे अलाउ करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ ब्रिटिश लोगों को ही अलाउ कर रहे थे। आई डोंट नो कि उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी था, कितने ब्रिटिशर्स को भी अलाउ किया जाता था, किस क्या क्राइटेरिया था, आई डोंट नो, आई हैव नॉट रेड दैट थिंग। बट यहाँ पे इंडियंस को फिर से डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया। बट इफेक्टिवली देखा जाएगा यहाँ पे कि इंडियंस को अलाउ किया जाएगा बाद में, बट एक ये स्टोरी है इसके पीछे की। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि रेगुलेशन वेल, यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया कि सिलेक्शंस के लिए सिविल सर्वेंट्स जो थे ओपन कंपटीशन रख दिया गया और इंडियंस को बाहर नहीं किया जाएगा बेसिकली। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, लास्ट इन द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट होता है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था 1793 और 1853 के बीच में। ये बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क माना जाता है इसे। फीचर्स इसके क्या था, फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उनको अलग कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब ये था कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एकदम ही सेपरेट होगी। पहले क्या होता था, देखिए ऐसा होता था, गवर्नर जनरल एक हो गया प्लस 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे प्लस एक लेजिस्लेटिव मेंबर जुड़ जाता था जब भी ये लेजिस्लेटिव फंक्शन करना होता तब, वरना ये नॉर्मली 1+3 में काम करते रहते थे जब तक ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता था। अब इन्होंने बोला जी नहीं, 1+3 तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन होगा, प्लस अब जो लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा उसमें 1+6 लोग होंगे। इनफैक्ट 1 जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ हेड करेगा और ये 6 लोग डिसाइड करेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो इसमें 6 न्यू मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द काउंसिल बना दिए गए। इसको बोलते थे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको नाम भी बोलते थे। लेजिस्लेटिव विंग जो होता था वो मिनी पार्लियामेंट की तरह होता था, सेम प्रोसीजर वगैरह फॉलो किए जाते थे जो पार्लियामेंट में फॉलो किए जाते थे। दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम माना गया कि भैया वो एक प्रॉपर एक सेपरेट फंक्शन है, इसको एकदम यहाँ पे बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर पूरा इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की। स्पेशल मशीनरी थी, स्पेशल उसके प्रोसीजर्स थे, ये सब यहाँ पे इन्होंने पूरा अलग से तामझाम बनाया।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपन कंपटीशन वाला जो क्वेश्चन था, मैंने पहले बताया वहाँ पे कॉर्पोरेट सिविल सर्विस में इन्होंने बोला भैया ओपन करो सबके लिए, इंडियंस को अलाउ किया जाएगा। मैकॉले की जो कमेटी बनी थी, जो डिबेट चली थी, मैंने पीछे बताया था कि उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ओपन करना चाहिए, फ़ायदा होगा नुकसान होगा। तो मैकॉले ने अपनी बात रखी। मैकॉले जी ने बोला कि देखो ऐसा है कि ये वन डे कभी ना कभी तो ये सीखने वाले हैं ही, इट्स बेटर कि हम ये वो सीखें जो हम चाहते हैं सीखना, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हम ऐसा एक इंडियंस की एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो कि बहुत लॉयल होगा ब्रिटिश के लिए। तो हम बेसिकली प्लेस कर सकते हैं इंडियंस को इंडियंस के अगेंस्ट, और इंडियंस को हम ऐसे दिखाएंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए बेनिफिशरी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब उनको लगेगा बेनिफिशरी तो वो लॉयल रहेंगे, और जब लॉयल रहेंगे तो वो हमारे एक बोल सकते हैं वाटरशेड की तरह काम करेंगे, और बहुत लॉन्ग टर्म तक हम उनको सबऑर्डिनेट करके रख सकते हैं। एंड दिस प्रूव टू बी राइट ऑल्सो, फॉर मोर देन ऑलमोस्ट फॉर अबाउट अ सेंचुरी उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो कर पाए। तो जो कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसके हेड थे मैकॉले, और उन्होंने वो 1854 में फिर यहाँ पे एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, एक्चुअली कमेटी जो है वो बाद में होगी, वो ये डिसाइड करेगी कि ऐसे इंडियंस पार्टिसिपेट करेंगे क्या है वो सब चीज़ें, उनकी कंडीशंस, बट थ्रो ओपन हो जाएगा। इसके लिए भी मैकॉले ने ही लाइक बहुत ज़्यादा बैकिंग किया था, उन्होंने ही लाइक ही वाज वेरी एडमेंट कि इंडियंस को कैसे हम एक ऐसा कैटेगरी ऑफ इंडियन विद इन इंडियंस, हम एक ऐसा कैटेगरी ऑफ इंडियंस बनाएंगे जो कि दिखने में तो इंडियंस होंगे बट उनके टेस्ट और उनके ब्लड से वो ब्रिटिश हो चुके होंगे, तो वो लॉयल रहेंगे हमेशा ब्रिटिश के लिए। तो मैकॉले की ही पॉलिसी थी, जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो इसीलिए उनकी कमेटी भी का हेड भी उनको ही बनाया गया। इसमें कंपनी का रूल को एक्सटेंड कर दिया गया और बोल दिया गया कि तब तक जब तक कि हम चाहते हैं, मतलब पर्टिकुलर पीरियड नहीं बताया। तो बोला गया कि ब्रिटिश क्राउन जो टेरिटरी इंडियन टेरिटरी है उसको ब्रिटिश क्राउन की इंडियन टेरिटरी है उसको उसके ट्रस्ट पे रखा जाएगा, कंपनी इसके ऊपर रूल करेगी। लेकिन कब तक ये क्लियर नहीं किया गया, लेकिन बट ये इसको लोग बोलते हैं कि इंडिकेशन मान लिया गया कि ब्रिटिश क्राउन इज़ ऑलवेज रेडी, कि वो इट्स जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कैसे वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल में ले ले और कंपनी को बोले कि ओके आपका काम ख़त्म हुआ। तो इसमें बोलते हैं कि कंपनी कुड बी टर्मिनेटेड, लाइक इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक्ड। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर थे उसमें से 6 जो 4 लोग थे वो लोकल थे। लोकल का मतलब होता है कि वो प्रोविंशियल लेवल से आएंगे। तो अब 6 में से जो 4 लोग हैं वो कहाँ से आएंगे? मद्रास से एक आएगा, एक बॉम्बे से आएगा, एक बंगाल से आएगा, एक आगरा से आएगा। आगरा से इसलिए आएगा, अब अगर आप देखोगे इस टाइम तक तो जो ब्रिटिश कंट्रोल है वो बहुत बढ़ गया था। अब देखो अब हम पहुँच गए हैं तकरीबन लाइक समथिंग अराउंड, मान लो आप 1860 में पहुँच गए हैं। 1860 में क्या था, पंजाब पूरा कवर कर लिया था इन्होंने सिंध जीत लिया था। ये लगभग 1848 में इन्होंने कर लिया था। यहाँ पे इन्होंने 1840 में कर लिया था। अफगानिस्तान से पिट के वापस आ गए थे ये लोग, तो फिर भी लेकिन बट यहाँ पे जो भी इन्हें करना था वो 1841 में 42 में कर लिया था इन्होंने। इसके बाद इन्होंने देखा जाए नेपाल के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लाइक नेपाल का मतलब लाइक इन द सेंस ये पौड़ी गढ़वाल वाला एरिया जो था इन्होंने 1817 में ले ही लिया था। इन्होंने यहाँ पे 1824 तक 28 तक काफ़ी कुछ ले लिया था। इनके पास दिल्ली पूरा कंट्रोल हो गया था। 1803 में इन्होंने पूरा ले लिया था। राजस्थान का जो एरिया था जो इनको कवर करना था वो भी काफ़ी एरिया इन्होंने कवर कर लिया था। मराठास इन्होंने ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिए थे। इनके पास बंगाल पूरा था, बिहार पूरा था, उड़ीसा पूरा था, मद्रास एरिया पूरा था, मैसूर ख़त्म कर दिया था इन्होंने, हैदराबाद पे कंट्रोल कर लिया था, कुछ एरिया छोड़ दिया था हैदराबाद एज ए प्रोविंस के लिए। तो इफेक्टिवली इनका काफ़ी कुछ इनको अब कंसोलिडेशन का काम था। इन्होंने कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट चालू कर दिया था 1860 तक। तो इसलिए इनको क्या था कि जब बड़ा एरिया हो जाता है तो लोकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी है कि वो हर तरह के एक ऐसा रूल बना सकें जो कि कोऑर्डिनेटिंग हो रेदर देन कॉन्फ्लिक्टिंग। इसलिए यहाँ पे इन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन को देना चालू कर दिया। अब आप देखेंगे कि इनका कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज काफ़ी कुछ हो चुका है, बहुत बड़ा कंट्रोल हो गया है। तो अब इनको लोकल रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर भी दिया है। 6 में से 4 मेंबर लोकल मेंबर्स ही थे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्राउन रूल चालू होता है। इसके बाद जब क्राउन रूल चालू होगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कुछ दिक्कत हो रही है। इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्राउन रूल किया है। अब यहाँ पे हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें क्राउन रूल पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा और फिर हम देखते हैं
इसके बाद।